नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ऑटो मैनुअल की वायरिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग का सीरीज चल रहा है और ये उसी का लेक्चर नंबर 9 है और आज की क्लास में हमें ऑटो मैनुअल की वायरिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग ड्यूल स्टार्टर की वायरिंग करेंगे और उसके बाद में उस ड्यूल स्टार्टर को पीएलसी के साथ में कनेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको कनेक्शन करना है, कैसे कैसे स्टेप फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि डेल्टा पीएलसी है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास DVP14SS, ठीक है। एक SS2 पीएलसी भी आता है। कोई सा भी पीएलसी हो, कनेक्शन सभी का एक ही तरीके से होता है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करते हुए चलनी है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आपको ड्यूल स्टार्टर की वायरिंग बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको ड्यूल स्टार्टर की वायरिंग बनानी है तो सबसे पहले तो आपके पास में 3 फेज सप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग 3 फेज सप्लाई बना लेते हैं। ओके, तो ये मान लेते हैं हमारे पास आर है और एक दूसरा फेज होगा अपने पास जो कि वाई कलर में होगा। तो यहाँ से हम लोग येलो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक आर फेज हो गया और एक हमारा हो जाएगा इधर से। तो यहाँ से दूसरा शेप सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हो जाएगा आपका वाई फेज। और उसके बाद में एक अपने पास फेज होगा जो कि वी फेज होगा। ओके, यहाँ से हम लोग ड्रा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका वाई फेज और एक दूसरा हो जाएगा बी फेज। मतलब अगर आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाना है तो आपके पास 3 फेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि तीनों फेज ले लेंगे। तो जब ये आर वाई भी फेज हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कनेक्शन करेंगे। अब कनेक्शन कैसे करना है हम लोगों को ये चीज़ें देखते हैं। ओके, तो अभी मैं ब्लैक कलर का यूज करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आपके पास एक 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है तो उसको चलाने के लिए आप अपना 3 फेज की सप्लाई उठाते हैं यहाँ से। ओके, तो 3 फेज सप्लाई लेने के बाद में यहाँ से, तो अभी जैसे 3 फेज सप्लाई आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि एमसीबी लगाते हैं। ओके, मान लीजिए यहाँ से हमने 3 फेज सप्लाई ले लिया। तो 3 फेज सप्लाई लेने के बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एमसीबी बॉक्स लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक एमसीबी बॉक्स है। ओके, तो यहाँ से हमारा एमसीबी बॉक्स से वायर निकलेगा तीनों कनेक्ट होकर के और उसके बाद में ये जाएगा अपने कॉन्टेक्टर में। ठीक है, मैं यहाँ से रीनेम भी कर देता हूँ कि ये हो गया आपका एमसीबी। और उसके बाद में आपके पास जो दूसरा बॉक्स होगा यहाँ पे आपका लगेगा कॉन्टेक्टर, जिसको मैं के से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ से अपना आर फेज निकलेगा, वाई फेज निकलेगा और बी फेज निकलेगा। ये कॉन्टेक्टर के L1, L2 और L3 टर्मिनल में जाएगा। तो ये तीनों यहाँ पे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में फिर कॉन्टेक्टर से वायर निकलेगा तीनों। ओके, कॉन्टेक्टर में यहाँ सारा NO कॉन्टेक्ट होता है अगर हम 3 पोल का ले रहे हैं, और अगर 4 पोल का लेंगे तो यहाँ पे एक टर्मिनल हमारा छूटा हुआ रहेगा। ओके, जिसको हम लोग 13 नंबर और 14 नंबर बोलते हैं। इसको आप NO भी बोल सकते हो, इसको और इसको आप NO भी बोल सकते हो। ओके, अब यहाँ से क्या होता है कि हम 13-14 नंबर को यूज कर लेते हैं कभी कभी होल्डिंग के लिए। ओके, मतलब जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हम लगाते हैं ओवरलोड रिले, ताकि अगर हमारा मोटर ट्रिप हो रहा है या ओवर करंट ले रहा है तो उसकी सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे OLR लगाते हैं जिसको ओवरलोड रिले बोलते हैं। अगर आप लोग ओवरलोड रिले के बारे में नहीं जानते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो ओवरलोड रिले पे आपको पूरा प्रैक्टिकली समझा दूंगा कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, जो ओवरलोड रिले होते हैं इसमें से 3 टर्मिनल होता है जिसको हम T1, T2 और T3 बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे जो हमारे पास ओवरलोड रिले होता है इसमें 2 टर्मिनल आपके YNO के होते हैं, 2 NC के होते हैं। जो 95 और 96 टर्मिनल होता है ये OLR का NC होता है, ठीक है। और जो आपका 97 और 98 टर्मिनल होता है ये OLR का NO होता है। उसके बाद में फिर आप लगाते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर, और 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ में आप इसकी कनेक्टिविटी करते हैं। तो अगर मोटर को आप स्टार में रखते हैं तो आप U2, B2 और W2 इन तीनों टर्मिनल को लूप कर देते हैं और ये आपका U1, B1 और W1 में आके कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे मोटर आपका किस कंडीशन में है, स्टार कंडीशन में है। ये तो हुआ आपका ड्यूल स्टार्टर का पावर डायग्राम। कौन सा डायग्राम, ये हुआ आपका पावर डायग्राम।
लेकिन अब बात आती है कंट्रोल डायग्राम की कि कंट्रोल डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो कंट्रोल डायग्राम बनाने के लिए हम कोई सा भी एक फेज उठाएंगे, किसी से भी RYB से हम किसी से भी एक फेज ले सकते हैं। फेज लेने के बाद में सबसे पहले हम सेफ्टी पर्पज के लिए यहाँ पे एक MCB लगा देंगे, और MCB से जो वायर जाएगा इसको, अब जैसे मान लीजिए अगर हमें ऑटो मैनुअल में चलाना है तो यहाँ पे हम ऑटो मैनुअल एक स्विच लगा देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका, एक तरफ ऑटो हो गया, एक तरफ मैनुअल हो गया। ठीक है, इधर मैं बोल देता हूँ मैनुअल है, ये अपना ऑटो है, और इसमें ये बीच में ऑफ कंडीशन रहता है। तो अभी जैसे इसको जिस तरफ मूव करवाएंगे ऑटो मैनुअल की तरफ, वो मूव करेगा। ठीक है, मान लेते हैं मैनुअल की तरफ मूव करेगा। मैनुअल से जो वायर जाएगा, यहाँ पे हमने सबसे पहले ओवरलोड रिले का 95 और 96 यूज किया, मतलब जो वायर जाएगा सबसे पहले रिले के 95 में जाएगा, उसके बाद में 96 में जाएगा, वहाँ से निकलेगा, फिर आप NC बटन लगाइए। आप ये काम पहले भी कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम NC बटन को पहले लगाएंगे, तो आप यहाँ पे भी NC पुश बटन लगा सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपका स्टॉप पुश बटन हो गया, स्टॉप पुश बटन से निकलेगा, यहाँ से आपका जो है ओवरलोड रिले के 95 और 96 में कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, 95 96 में कनेक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ये OLR का NC है। ओके, फिर यहाँ से जो वायर निकलेगा, यहाँ पे आपका एक YNO पुश बटन लग जाएगा स्टार्ट करने के लिए, और होल्डिंग करने के लिए हम लोग 13 नंबर और 14 नंबर टर्मिनल का यूज कर लेंगे कॉन्टेक्टर का। उसके बाद में फिर यहाँ से निकलेगा और ये चला जाएगा कॉन्टेक्टर के A1 में, और A2 में हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ओके, ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टर का मैनुअल की तरफ वायरिंग हो गया, कि यहाँ से हम स्टॉप करेंगे, यहाँ से हमारा ओवरलोड, अगर OLR पे ओवरलोडिंग हुआ तो ट्रिप कर जाएगा। उसके बाद में YNO बटन के साथ हमने 13-14 नंबर से होल्डिंग कर दिया, A1 A2 में सप्लाई दे दिया। ओके, अब अगर मान लो आपको इंडिकेटर भी लगाना है, तो इंडिकेटर लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर का एक्जुअली कॉन्टैक्ट यूज करते हैं। उसको यूज करने के लिए नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, यहाँ स्टॉप पुश बटन से, या जो 95 96 टर्मिनल है, या जो ये डायरेक्टली MCB है ना, यहाँ से आप एक वायर ले करके, और उस वायर के साथ में क्या करोगे, आप जो हमारा इसका ऊपर जो एक्जुअली कॉन्टैक्ट लगाते हैं, इसका जो एक YNO टर्मिनल होगा और एक NC टर्मिनल होगा। ओके, इन दोनों के साथ हम लोग एक एक इंडिकेटर लगा देंगे, और इन दोनों को लूप करके यहाँ न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। ये मान लेते हैं अपना ग्रीन लाइट है, ये अपना रेड लाइट है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 लाइट मान सकते हो, तो एक लाइट ऑन होने पे जलेगा और एक लाइट ऑफ होने पे जलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लाइट की भी वायरिंग कर सकते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट हमारा आता है कि अगर हमें ऑटो में वायरिंग करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, ऑटो में वायरिंग करना बहुत ही आसान है, कोई बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, बहुत आसानी से आप वायरिंग कर सकते हैं। अगर आप ड्यूअल स्टार्टर का वायरिंग कर ले गए, तो वैसे आप ड्यूअल का भी कर सकते हैं, और वैसे आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ऑटो में हमें कैसे वायरिंग करना है। देखो, ऑटो में अगर आप वायरिंग करेंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं PLC होगा। मान लेते हैं कि अपने पास PLC है, और PLC को आप SMPS से सप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक SMPS मान लेते हैं कि हमारे पास SMPS है, जिसमें हमने क्या किया, PLC को सप्लाई दे दिया। ठीक है, ये PLC हमारा ऑन हो गया। ठीक है, SMPS को नीचे बना लेते हैं, क्योंकि इसका जो पावर सप्लाई है यहाँ हम डायरेक्टली सप्लाई दे देते हैं कि यहाँ से हमारा SMPS से सप्लाई हो गया। ओके, PLC ऑन हो गया। अब देखो, PLC में स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हम HMI स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं, या PLC में अगर हम पुश बटन लगाना चाहते हैं तो चलो X0 पे हमने एक YNO पुश बटन लगा दिया, और X इस पे हमने एक NC पुश बटन लगा दिया। एक से हम स्टार्ट करेंगे, एक से स्टॉप करेंगे, इधर +24 वोल्ट दे दिया, और SS पे हमने 0 वोल्ट दे दिया। इसका कनेक्शन कैसे करते हैं हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने PLC का कनेक्शन कर दिया। उसके बाद में अब यहाँ पे जो UP और ZP है, यहाँ पे आपको 0 वोल्ट और 24 वोल्ट देना है। इसका भी कंडीशन मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमने 0 वोल्ट दे दिया, 24 वोल्ट दे दिया। ओके, अब इसके आउटपुट से जो वायर निकलेगा, ठीक है, आउटपुट से यहाँ से 24 वोल्ट मान लीजिए निकल रहा है, तो जो 24 वोल्ट यहाँ से निकल रहा है, अब आपको करना क्या है, क्योंकि जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर तो आपका 220 वोल्ट से चल रहा है, तो इस कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए PLC से आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे एक रिले लगाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए Y0 से जो वायर निकला है, इससे आप क्या करेंगे, एक रिले ऑन कर देंगे। रिले के एक टर्मिनल पे 0 वोल्ट दे दिया, इधर से मान लेते हैं 24 वोल्ट पॉजिटिव निकलता है, तो ये रिले एक्टिव होगा। जब ये Y0 ऑन होगा तो ये रिले एक्टिव होगा, और इस रिले के एक्टिव होने से इस पे यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी NC से कनेक्टेड रहता है, और यहाँ पे एक YNO टर्मिनल होता है। ये NC है रिले का, ये रिले का YNO टर्मिनल है। ओके,
तो ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट पे यहाँ ऑटो से वायर निकल के आएगा। ऑटो से वायर निकल के आने के बाद में ये आ जाएगा आपके इस रिले के कॉमन पॉइंट पे। ओके, कहाँ आ जाएगा? इस रिले के कॉमन पॉइंट पे आ जाएगा। अब कॉमन पॉइंट पे आ गया तो अब यहाँ पे आपका 220 वोल्ट पहुँच गया। जैसे ही आप यहाँ से इसको ऑटो में घुमाएंगे तो ऑटो में घुमाते ही 220 वोल्ट आपके यहाँ पहुँच जाएगा एनसी पे। अब क्या होगा, इस येनो से आप वायर निकालेंगे और ये जाके आपका ओवरलोड रिले के 95 पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, ये जा करके आपका ओवरलोड रिले के 95 पे कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ओवरलोड रिले के 95 पे अगर हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन होगी, ठीक है, कि अगर हम स्टार्ट पुश बटन नीचे लगाए हैं, क्योंकि हमने क्या किया, पहले 95 96 लगाया है, फिर स्टार्ट पुश बटन लगाया है, तो अब यहाँ पे तो हमारा ये ऑटो वाला कंडीशन नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे येनो क्या कर रहा है, ब्रेकिंग कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब हम इसके साथ कनेक्शन करेंगे तो पहले हम यहाँ से स्टॉप पुश बटन से वायर निकालेंगे, एनो में यूज करेंगे, और एनो में यूज करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 95 और 96 का यूज करेंगे। यहाँ पे हम 95 और 96 का यूज करेंगे ओवरलोड रिले का। तो ये जो अपना ऑटो से वायर निकलेगा ये जा करके ओवरलोड रिले के 95 पे कनेक्ट हो जाएगा। किस पे कनेक्ट हो जाएगा? ओवरलोड रिले के 95 पे कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ओके, कि अगर यहाँ से इसको हमने मैनुअल पे कर दिया, ठीक है, तो मैनुअल पे हमने कर दिया तो स्टॉप से होते हुए वायरिंग से एनो पुश बटन हम प्रेस करेंगे तो A1 A2 के पास सप्लाई पहुँच जाएगा। ओके, अब सप्लाई A1 A2 के पास पहुँचा तो ये मैनुअली में चल गया। ओके, अब जैसे ही हम इसको ऑटो में घुमाएंगे तो ऑटो में घुमाते ही सप्लाई यहाँ से जाएगी और यहाँ से जाके यहाँ पे रिले के कॉमन पे पहुँच जाएगी। और जैसे ही इस Y0 को हम ऑन करेंगे, Y0 को ऑन करते ही यहाँ से एनो से सप्लाई होते हुए और ये पहुँचेगी 95 पे, और 95 पे पहुँचने के बाद ये A1 को ऑन कर देगी। ओके, तो इस तरीके से हम एक PLC के साथ में वायरिंग कर सकते हैं। अब इतना वायरिंग मान लीजिए आपने कर दिया, अब इसके लिए प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे ये भी चीज़ें देखना है। नॉर्मली बेसिक जैसे हम लोग होल्डिंग का प्रोग्राम बनाते हैं तो एक ड्यूल स्टार्टर को बनाने के लिए हम सेम वैसे ही प्रोग्राम करेंगे। तो अभी मैं इसी नोट्स में ही वो प्रोग्राम कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रोग्राम्स में सॉफ्टवेयर में करूँगा तो इस नोट्स से अलग हो जाएगा, और ये नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आप इस नोट्स को देख करके PLC में वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा आपको ये बात समझना है कि पहले PLC से आपको रिले ऑन करना है। आप रिले कार्ड लगा सकते हैं, रिले कार्ड का वायरिंग मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। तो जब PLC से आप रिले को ऑन कर लेंगे, और रिले को ऑन करने के बाद आप चाहे कॉन्टेक्टर ऑन कर लीजिए, चाहे कुछ भी, आप AC सप्लाई जो है आप आराम से उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो जैसे आपने PLC में दो पुश बटन यूज किए हैं X0 X1 पे, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका X0 एनो पुश बटन हो गया, और यहाँ पे आप NC पुश बटन हो गया X1, और उसके बाद में आप यहाँ पे डायरेक्टली चाहो तो आउटपुट को ऑन कर सकते हो Y0 को, और Y0 से ही आपको क्या कर देना है, होल्डिंग कर देना है। ओके, बस बेसिक सा यही प्रोग्राम है। जैसे ही आप X0 को प्रेस करोगे Y0 ऑन होगा और यहाँ पे होल्ड हो जाएगा, ठीक है। आप सेम यहाँ भी देख सकते हो, तो यहाँ भी हमने क्या किया था, ये जो कॉन्टेक्टर था इसी कॉन्टेक्टर का हमने क्या किया था, 13 नंबर और 14 नंबर लिया है, मतलब होल्डिंग करने के लिए। सेम वैसे PLC में भी हम क्या करते हैं कि आउटपुट का YNO लेते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ स्टॉप करने के लिए NC पुश बटन लिया है तो अब आपको यहाँ पे NO NC का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे स्टॉप करने के लिए NC पुश बटन लिया है, तो अगर आप यहाँ सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे NC नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगे YNO पुश बटन। X1 को आप क्या लोगे, YNO। X0 को भी YNO लोगे, X1 को भी YNO। अब कुछ लोगों के माइंड में आएगा सर X1 को हम क्यों YNO लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमें स्टॉप करना है, लेकिन यहाँ पे NC है, और NC और प्लस YNO मिला करके ये कैसे काम करता है, ये एज आ NC काम करता है। तो जिनका YNO NC कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो पहले आप YNO NC कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर इस वीडियो पे आए, ताकि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ये जो वीडियो है ड्यूल स्टार्टर का, अब बात आती है कि इसकी प्रोग्रामिंग की और जो वायरिंग की कंडीशन थी। तो प्रोग्रामिंग बेसिक सा है। यहाँ से अगर आप इंडिकेटर ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो कि अगर Y0 ऑन है तो Y0 से हमारा एक इंडिकेटर ऑन होगा, मतलब Y1 ऑन कर लेते हैं, और अगर Y0 ऑफ है तो एक इंडिकेटर, यहाँ पे हम एड्रेसिंग दे देते हैं, एक इंडिकेटर, मतलब Y1 और Y2 पे हमने एक एक इंडिकेटर लगा दिया, एक पे रेड लगा दिया, एक पे ग्रीन लगा दिया, ठीक है। इस कंडीशन से आप काम करवा सकते हो। आप चाहो तो मूव फंक्शन का भी यूज कर सकते हो कि अगर स्टॉप है तो 1 मूव होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इंडिकेटर ऑन करो। वो तो जब हम बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं तो
बात करते हैं, अभी तो हम बेसिक बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जो ड्यूल स्टार्टर का आपका प्रोग्रामिंग का और ऑटो मैनुअल का कंडीशन है, सेम यही चीज़ें आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर में फॉलो होगा, यही चीज़ें आपका आरड्यूल में फॉलो होगा। आरड्यूल में आपको 2 रिले यूज करना पड़ेगा, एक को फॉरवर्ड चलाने के लिए, एक से रिवर्स चलाने के लिए, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी अगर आप ऑटो मैनुअल में चला रहे हो तो आपको कई तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग बताऊंगा ऑटो मैनुअल के साथ। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम आरड्यूल की भी वायरिंग बताएंगे आपको ऑटो मैनुअल के साथ में, और उसके बाद में फिर इंटरलॉकिंग के बारे में बताएंगे, और स्टेप बाय स्टेप ये हमारा सेशन जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो जो है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आपको लगा है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।